नमस्ते स्टूडेंट्स, कक्षा 10 की इस गणित की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। और स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए कक्षा 10 गणित का नया चैप्टर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण है, ये इस वीडियो में मैं स्टार्ट करने वाला हूं। क्योंकि इससे पहले चैप्टर 1 और चैप्टर 2 ये दोनों चैप्टर मैंने कंप्लीट पूरा कर दिए हैं और उन चैप्टर की प्लेलिस्ट के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दिए स्टूडेंट्स। तो आप प्लेलिस्ट पे जाकर उन चैप्टर को लगातार देख सकते हो। चैप्टर पहला और चैप्टर दूसरा कंप्लीट हो गया है। चैप्टर पहले के पूरे 25 वीडियो बने हैं और चैप्टर दूसरे के पूरे 13 वीडियो बने हैं और उनका प्लेलिस्ट का लिंक आई बटन पे भी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा रखा है। यदि आपने चैप्टर 1 और चैप्टर 2 उन दोनों चैप्टर के वीडियो को आपने लगातार नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट की सहायता से उन वीडियो को जरूर आप देखिए स्टूडेंट्स। और इस वीडियो में मैं आपके लिए तीसरा चैप्टर दो चर वाले रैखिक समीकरण है, ये इस वीडियो में मैं स्टार्ट करने वाला हूं। तो वीडियो के आप अंत तक जरूर बने रहिए स्टूडेंट्स। और यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। और यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन की घंटी का बटन है उसको प्रेस कर लीजिए ताकि नए वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके स्टूडेंट्स। तो चलते हैं वीडियो को स्टार्ट अपन करते हैं। इस वीडियो में मैं आपका तीसरा चैप्टर दो चर वाले रैखिक समीकरण ये स्टार्ट करने वाला हूं। और चैप्टर जो तीसरा आपका दो चर वाला रैखिक समीकरण है, इस चैप्टर की प्रश्नावली 3.1 से लेकर 3.6 तक है। और इन सभी प्रश्नावलियों के जो बेसिक जो नोट्स है, जो कंसेप्ट है, उन सबको मैं क्लियर कराने वाला हूँ वीडियो में। तो वीडियो के आप अंत तक जरूर बने रहिए। तो आपके जो चैप्टर का नाम है वो दो चर वाले रैखिक समीकरण है। क्या चैप्टर का नाम? दो चर वाले रैखिक समीकरण है। तो सबसे पहले मैं आपको कंफर्म ये करवाता हूँ इसमें कि दो चर वाले रैखिक समीकरण है, इसका मतलब क्या होता है, इसकी जो कॉन्सेप्ट है वो क्या होती है, मैं क्लियर कराता हूँ। तो शुरुआत से अपन इसको देखते हैं, ध्यान से देखिए। दो चर वाले रैखिक समीकरण, तो ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, यहां लिखा है दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो इसका मतलब देखिए स्टूडेंट्स, दो चर का मतलब होता है स्टूडेंट्स दो चर, ये आप खुद देखते हो, जानते हैं भाई, दो चर अक्स, और यहाँ पर दो चर कोई भी हो सकते हैं, लेकिन इस चैप्टर में आपके दो चर एक्स और वाई ही लिए गए हैं। इसके बाद में रैखिक समीकरण का मतलब यह होता है स्टूडेंट्स, एक घातीय जितने भी समीकरण होते हैं उन सभी समीकरणों को अपन रैखिक समीकरण कहते हैं। तो रैखिक समीकरण का मतलब हो जाता है एक घातीय समीकरण जो होता है उनकी बात हो रही है। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण का मतलब यह हो गया दो चर वाले एक घातीय समीकरण। रैखिक का मतलब होता है स्टूडेंट्स एक घातीय जितने भी समीकरण होते हैं उन सबको रैखिक समीकरण कहते हैं, क्योंकि एक घातीय समीकरण से रेखा का निर्माण होता है स्टूडेंट्स। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण, इसके बारे में अपन लिखते हैं स्टूडेंट्स दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण का जो मानक रूप है वो मैं आपको बताता हूं, ध्यानपूर्वक देखिए। इसके आगे से आपको स्टार्ट करना है, सेम इसके आगे से ही स्टार्ट करना है आपको भी। दो चर दो चर वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप या दो चर वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप या व्यापक रूप ax स्क्वायर तो द्विघातीय समीकरण के होते हैं जो अपन चैप्टर कौन से पढ़े थे, 2 में पढ़े थे। तो मानक रूप आएगा ax by प्लस c बराबर 0 होता है। ये लो मैंने क्या लिखा है, ध्यानपूर्वक देख लीजिए। दो चर वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप या व्यापक रूप ax प्लस by प्लस c बराबर 0 होता है। मतलब स्टूडेंट्स दो चर वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप ये होता है। दो चर वाला जो रैखिक समीकरण है उसका जो मानक रूप है वो क्या होता है, ax प्लस by प्लस में c बराबर 0 होता है, दो चर वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप। अब ध्यान से देखिए, दो चर वाले रैखिक समीकरण
का मानक रूप या व्यापक रूप ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 होता है। अब इसका पूरा प्रोसेस मैं आपको क्लियर कराता हूं, आप ध्यानपूर्वक सुनिए स्टूडेंट्स। क्या यहां पर देखिए, दो चर वाले रेखिक समीकरण का मानक रूप या व्यापक रूप ax प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 होता है। अब यहां पे ध्यान दीजिए, यहाँ a b और c ये तीन क्या है मैं आपको बताता हूं, ध्यानपूर्वक देखिए। यहां a b व c तीन वास्तविक संख्याएं हैं। तीन वास्तविक संख्याएं है। ए बी व सी तीन क्या है स्टूडेंट से? वास्तविक संख्याएं है, वास्तविक संख्याएं हैं तथा ए नॉट इक्वल 0, ए नॉट इक्वल 0 और बी नॉट इक्वल 0, मतलब ए 0 के बराबर नहीं होगा और बी भी 0 के बराबर नहीं होगा। क्यों? ध्यान पूर्वक सुनिए। देखो, ए बी सी तीन वास्तविक संख्याएं हैं तथा ए नॉट इक्वल 0 और b नॉट इक्वल 0, मतलब ए और b 0 के बराबर नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? ध्यान से सुनिए। यदि स्टूडेंट्स, यदि a अक्ष में a 0 हो जाए तो a वाला पद 0 बन जाएगा अर्थात हट ही जाएगा, या इसी प्रकार b 0 हो जाए तो b वाला पद भी हट जाएगा। तो ध्यान दीजिए, यदि इन दोनों में से a और b में से यदि कोई भी एक का भी 0 होता है, मतलब एक मान भी ही 0 होता है, तो यहां से a वाला 0 हो तो a हट जाएगा और ये a वाला पद ही हट जाएगा, तो बचेगा कौन? बी वाई प्लस सी। फिर ये दो चर वाला नहीं बच पाएगा, सिर्फ एक चर वाला ही बचेगा। तो स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, a और b ये दोनों ही कभी भी 0 नहीं होने चाहिए, तब ही ये दो चर वाले रेखिक समीकरण के रूप में होता है, वरना नहीं होता है। इनमें से यदि एक भी 0 आ गया तो दो चर वाला रेखिक समीकरण बचेगा ही नहीं, क्योंकि फिर तो एक चर तो क्या हो जाएगा? 0 से गायब हो जाएगा, बचेगा एक चर, फिर दो चर वाला कहां रहेगा? इसका मतलब कभी भी a का मान 0 नहीं हो सकता और कभी भी b का मान 0 नहीं हो सकता। तो ये देखिए, दो चर वाले रेखिक समीकरण का मानक रूप है, ये इस तरीके से प्रोसेस है। इसका कुछ एग्जांपल है वो मैं लिख देता हूं। यहाँ a बराबर 0 तथा b बराबर 0 नहीं होना चाहिए, a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, b भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। यहां लगा देता हूं हो, ठीक है। अब इसके कुछ एग्जांपल है वो मैं लिख देता हूं, ध्यानपूर्वक देखिए। कुछ उदाहरण में लिख देता हूं, जैसे 4x प्लस 2y बराबर 3, ये एग्जाम्पल हो गए। इसी तरीके से एक एग्जाम्पल और दे देते हैं, एक एग्जाम्पल है इसका और दे देते हैं, ध्यान दीजिए। 2x माइनस 3y बराबर 5, ये इसके दो एग्जाम्पल हो गए मैंने। अब इसके बाद में देखिए स्टूडेंट्स, पर्सन में इस तरीके के समीकरण आएंगे, इस तरीके से समीकरण आएंगे और वो समीकरण किस रूप के होंगे? ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप के होंगे। देखिए, तुलना कीजिए, ax, ध्यान दीजिए ये माइनस नहीं है, डेस लगाया है मैंने। ax, a का मान कितना है? 4 है, प्लस बी वाई, बी का मान कितना है? 2 है, प्लस सी का मान कितना है? 3 है। इस तरीके के प्रश्न में आपके चैप्टर जो तीसरा है, चैप्टर 3 के प्रत्येक क्वेश्चन में इस तरीके के समीकरण दिए हुए मिलेंगे आपको। संख्या कितनी भी आ सकती है, और एक समीकरण नहीं, दो समीकरण दिए हुए मिलेंगे। कितने समीकरण मिलेंगे आपको? 2 समीकरण दिए हुए मिलेंगे। तो एक समीकरण नहीं भी दिया हुआ मिलेगा, 2 समीकरण, प्रत्येक क्वेश्चन में 2-2 समीकरण दिए हुए मिलेंगे। तो यहां तक आप अपने नोटबुक में जरूर अंकित कर लीजिए। यहां तक मैंने क्या लिखाया है? दो चर वाले रेखिक समीकरण किस रूप में आएंगे, दो चर वाले रेखिक समीकरण का मानक रूप या फिर व्यापक रूप क्या होता है, और यहां पर ABC की 3 क्या है? वास्तविक संख्या है, और XY 2 क्या है? ये XY आपको पता होगा, मैंने लिखा नहीं XY के बारे में। XY क्या है? यहाँ पर 2 चर है, ठीक है। और यहाँ कभी भी A और B कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकता, नहीं होना चाहिए, ठीक है। यहां तक अपने नोट्स से, आपके जो नोट्स है वो आप अपनी नोटबुक में जरूर अंकित कर लीजिए स्टूडेंट्स। इसके आगे चलते हैं अपन, इसके आगे देखना है स्टूडेंट्स अपने, इसके आगे
आगे जो है प्रश्न में किस तरीके से प्रश्न में समीकरण किस तरीके से दिए हुए मिलेंगे, कितने समीकरण दिए हुए मिलेंगे, ध्यान से देखिए। अभी जो मैंने अंकित करवाया उसके ऊपर जो मैंने लिखवाया था वो आप चैप्टर स्टार्ट करते हो तो ऊपर जो लिखते हो वो पूरा पूरा अंकित करना आप अपने नोटबुक में स्टूडेंट से। इसके आगे देखना, इसके आगे आप एरो लगा के लिखना है आपको, उसी के ठीक नीचे लिखना है, उसी के ठीक नीचे लिखना है चैप्टर 3 के प्रत्येक प्रश्न में, चैप्टर 3 के प्रत्येक प्रश्न में 2 चर वाले, चैप्टर 3 के प्रत्येक प्रश्न में 2 चर वाले रैखिक समीकरणें, मतलब मैंने क्या लिखा है, चैप्टर 3 के प्रत्येक प्रश्न में, चैप्टर 3 का मतलब प्रत्येक प्रश्नावली 3.1 से लेकर 3.6 तक के प्रत्येक प्रश्न में 2 चर वाले रैखिक समीकरणें, 2 चर वाले रैखिक समीकरणें के रूप का एक साथ दो समीकरणें दिए जाएंगे। चलो कितने समीकरण दिए जाएंगे स्टूडेंट्स, आपको 2 समीकरण दिए जाएंगे। ध्यान से देखिए क्या लिखा है, मैंने नोट लगा के लिखा है ताकि आपके समझ में आ जाए कि क्वेश्चन किस तरीके से आपके प्रश्न में आएगा। चैप्टर 3 के प्रत्येक प्रश्न में 2 चर वाले रैखिक समीकरण के रूप का एक साथ 2 समीकरण दिए जाएंगे। चैप्टर 3 के प्रत्येक प्रश्न में 2 चर वाले रैखिक समीकरण के रूप के एक साथ 2 समीकरण दिए जाएंगे। किस रूप के, पूरे देखिए। अब मैं समीकरण लिख देता हूं प्रश्न में किस तरीके से आएंगे, ध्यान से देखिए। जैसे मैं कोई एग्जांपल लेके बताता हूं आपको, उदाहरण के लिए एग्जांपल लेता हूं, 3x प्लस 4y माइनस 3 बराबर 0। और दूसरा एग्जांपल है, एक साथ 2 समीकरण आएंगे, ध्यान से देखिए, तथा 4x माइनस 3y माइनस 7 या प्लस 7 बराबर 0। ये हो गए इस तरीके के आपके। मान लो ये मैंने लिए है वैसे एग्जांपल, कोई भी प्रश्न संख्या कोई भी आ सकती है। अब ये किस रूप में होंगे दोनों, देखिए इनके मानक रूप, ध्यान से देखिए, इनके यहां पर लिख देता हूं मैं मानक रूप, ठीक है। अब देखिए इनके मानक रूप किस तरीके से आएंगे। इसका मानक रूप देखिए पहले, a1x b1y प्लस c1 बराबर 0, ठीक है। दूसरे का देखिए a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, ठीक है। अब तुलना कीजिए दोनों की। ये आप अभी इससे पीछे मैंने 2 चर वाले रैखिक समीकरण के मानक रूप जो बताया था, वो क्या बताया था मैंने, ax प्लस by प्लस c बराबर 0, यही बताया था अभी थोड़ी देर पहले। लेकिन अब ये कहां से आगे, सुन लीजिए। अब मैंने वहां तो क्या किया था, मैंने 2 चर वाले रैखिक समीकरण का यदि एक के अपन 2 चर वाला रैखिक समीकरण माने तो उसका मानक रूप तो इसी तरीके से होगा। लेकिन मैं आपको कह रहा हूं कि चैप्टर 3 के प्रत्येक क्वेश्चन में 2 चर वाले रैखिक समीकरण एक नहीं आएगा, 2 आएंगे एक साथ। कितने आएंगे स्टूडेंट्स, 2 आएंगे, जिस तरीके से ये आ रहे हैं। तो देखिए जब एक चर वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप ये होता है तो एक साथ 2 चर वाले रैखिक समीकरण के मानक रूप यदि 2 समीकरण हो, मतलब एक साथ 2 चर वाले रैखिक समीकरण के एक साथ 2 हो, तो उनके मानक रूप क्या होंगे। पहले वाले में 1 1 लगा दिया, दूसरे वाले में 2 2 लगा दिया। ध्यान से समझ लीजिए, 2 चर वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप जब एक का ये होता है तो दोनों का एक साथ कैसे होगा। एक में a1 अक्ष
ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 आया है, तो दो का एक साथ क्या होगा वो सुन लीजिए। ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन बराबर 0, ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू बराबर 0। ध्यान लगा के सुन लीजिए स्टूडेंट्स, यहां पर देखिए पहला समीकरण की पहले से तुलना करो, दूसरा समीकरण की दूसरे से तुलना करो। देखिए ए वन एक्स, ध्यान से समझ लीजिए, ए वन एक्स प्लस बी वन वाई, तो बताओ बी वन वाई प्लस सी वन बराबर 0। तो ए वन का मान कितना है 3 है, बी वन का मान कितना है 4 है, सी वन का मान कितना है -3 है, सी वन का मान कितना आएगा -3 आएगा। ध्यान दीजिए ए टू का मान 4 है, बी टू का मान -3 है और सी टू का मान कितना है 7 है। तो इस तरीके से दो चर वाले रेखिक समीकरण की यदि दो समीकरण आ जाए एक साथ तो उनके मानक रूप इस तरीके से चलेंगे। पहले वाले में वैसे ये होता ABC है, लेकिन दो होने की वजह से पहले वाले में A1 B1 C1 होगा और दूसरे वाले में A2 B2 C2 होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके साथ ही मैं बता दूं ये जो x वाले गुणांक है ना वो एक के गुणांक कहलाते हैं, जो x के गुणांक है वो एक के गुणांक कहलाते हैं, और जो y के गुणांक है y के गुणांक है मतलब जो y के गुणा में वो b के मान कहलाते हैं, b का मान होता है, और अचर पद जो होता है वो c होता है। यहाँ पर वापस बताता हूं, x का जो मान होता है, x का जो गुणांक होता है x के जो गुणा में आता है, मतलब x का गुणांक जो होता है वो a का मान होता है, और y का गुणांक होता है वो b का मान होता है, और अचर पद जो होता है वो c का मान होता है। ठीक है, अब देख लीजिए यदि यहां से अपन तुलना करें, इन दोनों की तुलना करके बता देता हूं, मैं आपको समझा देता हूं, ध्यानपूर्वक देखिए। 4y - 3 बराबर 0 ये समीकरण अपने पास था, पहला समीकरण उतारा है मैंने, इसको देखो ऐसे लिखेंगे 3x प्लस 4y प्लस -3 बराबर 0, ऐसे लिख सकते हैं उसका प्लस माइनस माइनस। अब देखिए a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। ठीक है, अब तुलना आप खुद कर लीजिए। मैंने इस लाइन में क्या लिखा है, जो समीकरण दिया गया था वो, इसमें क्या लिखा है, इसको बना दिया प्लस और माइनस। ठीक है, अब देखिए खुद तुलना कीजिए, a1 3 है, b1 4 है, c1 कितना है -3 है। ठीक है, इसी तरीके से यहां देखो a2 4 है, b2 कितना है -3 है, और c2 कितना है 7 है। इस तरीके से ध्यान रखिए दो समीकरण एक साथ आएंगे, पहले वाले समीकरण में a1 b1 c1 मान होगा, दूसरे समीकरण में a2 b2 और c2 का मान होगा, और यदि माइनस आए तो माइनस मान के साथ चलेगा। स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, जैसे a1 का मान 3 है, b1 का मान 4 है, लेकिन c1 का मान 3 नहीं होगा -3 होगा, a2 का मान 4 है, b2 का मान 3 नहीं होगा -3 होगा, और c2 का मान कितना होगा 7 ही होगा। यहां पर माइनस नहीं है तो माइनस नहीं आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ध्यान दीजिए प्रश्न में इस तरीके से दो समीकरण एक साथ आएंगे। पहले समीकरण में a1 b1 c1 के मान होंगे, और दूसरे समीकरण में a2 b2 और c2 के मान होंगे। ठीक है, समीकरण यहां तक समझ आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आगे देखिए a1 b1 c1 के मान पहले में होंगे और a2 b2 c2 के मान दूसरे में होंगे। ठीक है, अब इन समीकरणों को हल करने की, हल क्या होता है, इन समीकरण दो समीकरण जो आएंगे इनको हल करने की विधियां जो है वो उनको मैं क्लियर कराता हूं। यहां तक आप अपने नोटबुक को जरूर अंकित कर लीजिए। अब इनकी विधियां चलेंगी कि अपन इन समीकरणों को कितने विधियों से अपन हल कर सकते हैं। दो चर वाले रेखिक समीकरण का हल, इसके बाद में देखिए स्टूडेंट्स, दो चर वाले रेखिक समीकरण का हल अलग टॉपिक चलेगा। दो चर वाले रेखिक समीकरण का क्या हल, तो इसके यहां से स्टार्ट करना है। दो चर वाले रेखिक समीकरण का, दो चर वाले रेखिक समीकरण, दो चर वाले रेखिक समीकरण का हल। अब ये हल करने की जो विधियां है, इनका हल निकालने की वो कितनी विधियां है, ये प्रोसेस मैं आपको इसमें समझाऊंगा। ध्यान देखिए, दो चर वाले रेखिक समीकरण
का हल। स्टूडेंट्स ये जो फर्स्ट वीडियो, पहला जो वीडियो है चैप्टर 3 का, इस वीडियो को आप पूरा देखने से बहुत ही ज्यादा आपके फर्क पड़ने वाला है। यदि पर्सनालिटी के कॉन्सेप्ट आप समझ लेते हो, पर्सनालिटी के बारे में आप समझ लेते हो, तो आपको बड़ा ही मतलब पर्सनालिटी को समझने में बहुत बड़ी सुविधा मिल जाती है आपको। दो चर वाले रेखीय समीकरण का हल, मतलब वीडियो को आप पूरा देखना है स्टूडेंट से, इससे आपको बहुत ज्यादा फर्क पड़ने वाला है। दो चर वाले रेखीय समीकरण का हल। अभी ये हल करने की जो विद्या, वो कितनी विद्या है? दो चर वाले रेखीय समीकरण को हल करने की स्टूडेंट से मुख्यतः कितनी विद्या? दो विद्या है। तो यहां पर लिख देता हूं इसके नीचे, ध्यान से देखिए, यहां पर यहां से लिखना है आपको इसके नीचे, दो चर वाले रेखिक समीकरण को हल करने की, दो चर वाले रेखिक समीकरण को हल करने की, मतलब दो चर वाले रेखिक समीकरण है, इनको हल करने की दो विधियां है। दो चर वाले जो रेखिक समीकरण है, इनको हल करने की दो विधियां है। कितनी विधियां स्टूडेंट से? दो विधियां, निम्न दो विधियां, ऐसे लगाएंगे, हल करने की निम्न दो विधियां है। निम्न दो विधियां। अब ये दो विधि देखना, दो चर वाले रेखिक समीकरण को हल करने की निम्न दो विधियां है। अब ये विधि देखना आप, मैं विधि से नीचे लिखूंगा कि भाई दो चर वाले रेखिक समीकरण की कितनी विधियां है, ये विधियां आप देखना कि दो चर वाले रेखिक समीकरण को हल करने की कितनी विधि है। अब मैं आपको बताऊं ये दो चर वाले रेखिक समीकरण का हल क्या होता है, वो सुन लीजिए। देखो, जैसे मान लो कि ये दो समीकरण है, ध्यान लीजिए, इन दोनों समीकरणों के बारे में समझा देता हूं कि दो चर वाले रेखिक समीकरण का हल क्या होता है, ये थोड़ा सा समझ लीजिए आप पहले। जैसे मान लो कि ये दो समीकरण है, इसमें चर राशि कौन चल रही है? x और y चल रही है। जैसे मान लो कि अक्सर y का मान मैं ले लेता हूं 3 2, मान रहा हूं मैं 3 2, बल्कि इनके 3 2 नहीं आएंगे, ये समझ लीजिए आप। जैसे 3 2 मान रहा हूं मैं, अब ये 3 2 क्या है? इन दोनों समीकरणों के हल है। क्या है स्टूडेंट से? हल। अब हल क्या कहलाता है वो सुन लीजिए। जैसे ये 3 2 है, ये 3 2 क्या है? ये 3 तो x का मान है और ये 2 किसका मान है? y का मान है, ठीक है। अब यदि इन 3 2 को मैं यहां पर रखूं, मतलब x की जगह 3 और y की जगह यदि मैं 2 रख दूं, x की जगह 3 रखूं और y की जगह 2 रख दूं, इस बाएं पक्ष को मैं हल करूं तो दाएं पक्ष के बराबर आ जाए, मतलब बायां पक्ष को हल करूं तो इसका मान दाएं पक्ष के बराबर आ जाए, तब ये 3 2 पहले समीकरण को संतुष्ट करेगा। सुन लीजिए, वापस बोल रहा हूं, जब इन 3 2, x का मान 3 और y का मान 2, यदि इन मानों को अपन यहां पर रखे, x की जगह 3 रखूं और y की जगह यदि मैं 2 रखूं और इस समीकरण को हल करूं और इस पूरे समीकरण का मान हल करने के बाद में इस पूरे समीकरण का जो मान है वो इस समीकरण के दाएं पक्ष के 0 के बराबर आए, तो ये 3 2 इस समीकरण को संतुष्ट करेगा। और इसी तरीके से इस 3 2 को यदि दूसरे समीकरण में रखूं तो ये दूसरे समीकरण को भी क्या करेगा? संतुष्ट करेगा। जब ये 3 2 इन दोनों समीकरणों को संतुष्ट करता हो, तब ये 3 2 इन दिए गए दोनों समीकरणों को क्या कहलाएगा? हल कहलाएगा, दोनों समीकरणों को संतुष्ट करेगा। इसलिए ये 3 2 इन दोनों समीकरणों का क्या कहलाएगा? हल कहलाएगा। और पहले समीकरण से जो रेखा जाएगी वो रेखा और दूसरे समीकरण से जो रेखा जाएगी वो रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी। और कौन से बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी? 3 2 पर प्रतिच्छेद करेंगी, क्योंकि 3 2 एक ऐसा बिंदु है जो समीकरण 1 को भी संतुष्ट करता है और समीकरण 2 को भी संतुष्ट करता है। या ऐसे समझ लीजिए, 3 2 एक ऐसा बिंदु है जो समीकरण 1 की रेखा पर भी स्थित है और समीकरण 2 की रेखा पर भी स्थित है। मतलब ये 3 2 दोनों रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु है जिस पर ये दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद कर रही है।
और बाकी में इसका क्लियर पूरा आपको प्रश्नावली 3.1 में और 3.2 में समझ में आएगा। थोड़ा मैंने आपको बेसिक से समझाने की कोशिश किया है, बाकी समझ में वहां पर आएगा। 3-2 के बारे में मैंने 3-2 जरूरी नहीं इनका हल हो, ये मैंने पहले बता दिया आपको, एग्जाम्पल के लिए मैंने लिया है। ठीक है, अभी x और y का एक मान ऐसा जरूर से होगा जो इन दोनों समीकरणों को क्या करेगा, संतुष्ट करेगा, अर्थात दोनों समीकरणों को क्या कहलाएगा, वो हल कहलाएगा। ठीक है, तो यहां तक कि आप नोट से अपनी फेयर नोटबुक में अंकित कर लीजिए चैप्टर 3 लगा के स्टूडेंट्स। ठीक है, अब मैं नीचे लिखवाता हूं आपको विधियां। मैंने क्या बताया, दो चर वाले रेखीय समीकरण का हल करने की निम्न 2 विधियां होती है। कितनी विधियां होती है, 2 विधियां होती है। अब ये विद्या वाला प्रोसेस मैं आपको क्लियर कराता हूं, यहां तक कि आप अंकित कर लीजिए। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब अपने विधियों पे चलते हैं। जो पहली विधि है उसको वो वाली है ग्राफ द्वारा हल ज्ञात करना, मतलब ग्राफ द्वारा लिख देता हूं सीधा, ग्राफ द्वारा। नॉर्मल तरीके से अपन लिख दिए कि मैं सामान्य तरीके से लिख दिया ग्राफ द्वारा, कि ग्राफ द्वारा अपन हल करेंगे। सही लिख देता हूं मैं। पहली जो विधि का नाम है वो कौन सी विधि है, ग्राफ द्वारा, कि ग्राफ से अपन हल ज्ञात करेंगे। और जो दूसरी विधि है उस विधि का नाम है स्टूडेंट्स आपका बीजगणितीय विधि से। ठीक है, ये 2 विधियां है। पहली विधि का नाम क्या है, ग्राफ द्वारा, और दूसरी विधि का नाम क्या है, बीजगणितीय विधि से। बीजगणितीय विधि से मतलब बीजगणितीय जो विधि है उससे। अब देखिए स्टूडेंट्स, ग्राफ द्वारा का मतलब हो गया ग्राफ बनाकर। क्या हो गया, ग्राफ बनाकर। इसमें रोमन में 3 विधियां है। पहली विधि का नाम है प्रतिस्थापन। पहली विधि का नाम है प्रतिस्थापन, सॉरी इसमें प्रतिस्थापन नहीं, प्रतिस्थापन उसमें है। तो इसमें तो कौन सी विधि है, इसमें 3 नाम आएंगे स्टूडेंट्स। ग्राफ द्वारा अपन करेंगे तो 3 नाम आएंगे। पहला नाम ग्राफीय, पर्सन में क्या बोलेगा, ग्राफीय रूप में, ज्यामितीय रूप में, और ग्राफीय रूप में, ज्यामितीय रूप में और आलेखीय रूप में। ग्राफीय रूप में, ज्यामितीय रूप में और आलेखीय रूप में। ठीक है, देखो ग्राफ द्वारा और ग्राफ द्वारा हल करने की जो है, ग्राफ से हल करवाएगा आपको, मतलब ग्राफ बनवाएगा। तो आपके पास आपको कितने ऑलरेडी पर्सन में कितने नाम दे सकता है, 3। तो स्टूडेंट्स मैं आपको बता देता हूं, ये जो 3 नाम है, ये 3 नाम अलग अलग नहीं है, ये तीनों नाम सेम है स्टूडेंट्स, एक ही नाम है। पर्सन में इन तीनों में से कोई सा भी आ जाए, अपने को समझ लेना कि ग्राफ ही बनाना है। क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है। देखिए ये तीनों नाम सेम ही है, ग्राफीय रूप में या आलेखीय रूप में। ये लो, या मैंने लगा दिया, इसका मतलब हो गया ये 3 नाम आने, इन 3 में से यदि कोई भी नाम आ जाए तो समझ लेना आपको ग्राफ द्वारा दिए गए 2 समीकरणों को हल करना है। मतलब दिए गए 2 समीकरणों के हल ज्ञात करना है, किसके द्वारा, ग्राफ द्वारा। इनमें से कोई भी नाम आए अपने को ग्राफ बनाना है, इनमें से कोई भी नहीं। मैं फिर बार बार बोल रहा हूं, ये 3 नाम अलग अलग नहीं है, ये सेम ही है स्टूडेंट्स। इन तीनों में से यदि कोई भी आए तो समझ लेना ग्राफ द्वारा दिए गए समीकरणों के हल ज्ञात करने हैं। किसके द्वारा, ग्राफ द्वारा। तीनों में से कोई सा भी नाम आ सकता है, ये 3 विधियां नहीं है, एक ही है। ये कौन सी है, ग्राफ द्वारा। और ग्राफ द्वारा में ये 3 नाम पर्सन में आपको आए तो समझ लेना ग्राफ आपको बनाना है। ठीक है, अब उधर चलिए उस तरफ देखेंगे। बीजगणितीय विधि में अपने को ग्राफ नहीं बनाना। क्या नहीं बनाना स्टूडेंट्स, ग्राफ नहीं बनाना, वैसे ही हल करना है अपने को। और हल करने की यहां पर 3 विधियां हैं। पहली विधि का नाम है स्टूडेंट्स प्रतिस्थापन। पहली विधि का नाम है प्रतिस्थापन विधि। पहली विधि का नाम क्या है स्टूडेंट्स, प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, और जो दूसरी विधि है
उस दूसरी विधि का नाम है विलोपन विधि। ठीक है, और जो तीसरी विधि है, इस विधि का नाम है वज्र गुणन विधि। ये लो, अब यदि बीजगणितीय विधि से अपने को क्वेश्चन हल करवाए, तब अपने को प्रश्न में 3 नाम में से कोई सा भी एक नाम दे सकता है। प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, वज्र गुणन विधि, ये तीनों विधियां अलग अलग है। प्रतिस्थापन बोलेगा तो प्रतिस्थापन के हिसाब से करना है, विलोपन के लिए बोलेगा तो विलोपन के हिसाब से करना है, और वज्र गुणन के विधि बोलेगा तो वज्र गुणन के हिसाब से करना है। अब ये होती किसका, इनका तरीका क्या है, वो मैं आपको प्रश्नावली में क्लियर कराऊंगा। और यदि इन 3 में से कोई भी नाम आ जाए तो समझ लेना ग्राफ ही बनाना है। ये 3 नाम एक ही नाम है, ये वैसे अलग, इनका अर्थ एक ही निकलता है कि भाई ग्राफ बनाना, और ये 3 अलग अलग है इसलिए। तो अब देखिए, मैं पूरा प्रोसेस आपको बताता हूं कि ये जो ग्राफ है ये अपने को कहां पर करना है प्रश्नावली में। देखो, आपको ये जो है, ये जो ग्राफ वाली प्रश्नावली है, ग्राफ द्वारा जो है, ये अपने को कहां पर करना है। देखिए, ये अपने को करना है प्रश्नावली 3.1 व 3.2 में। ये लो, ये प्रश्नावली कौन सी में करना है, 3.1 और 3.2 में। यहां पर मैं क्लियर ऐसे कर देता हूं। ये लो, 3.1 और 3.2, इन 2 प्रश्नावलियों में अपने को ग्राफ बनाना है। क्या बनाना है स्टूडेंट से, ग्राफ बनाना है। ग्राफ द्वारा दिए गए दो जो समीकरण दिए हुए रहेंगे, उनके अपने को हल ज्ञात करने हैं। कौन सी विधि द्वारा, ग्राफ द्वारा ज्ञात करनी है। ठीक है, और प्रतिस्थापन विधि जो है, ये अपने को प्रश्नावली कौन सी, प्रश्नावली 3.3 में, कौन सी प्रश्नावली में, 3.3 में अपने को हल करना है प्रतिस्थापन विधि। और जो इसमें अपने को प्रश्नावली कौन सी, 3.4 में, विलोपन विधि अपने को प्रश्नावली 3.4 में करनी है अपने को। और प्रश्नावली वज्र गुणन जो विधि है, वो आपको प्रश्नावली 3.5 में पढ़नी है। इसके साथ ही अपनी एक प्रश्नावली आखिर वाली और बच गई, प्रश्नावली कौन सी, आखिर वाली जो प्रश्नावली बच गई, उस प्रश्नावली के बारे में सुनना। प्रश्नावली देखना, इस प्रश्नावली के बारे में नोट लगा के लिख देता हूं मैं। ठीक है, नोट लगा के, प्रश्नावली 3.6 में इन तीनों विधियों को एक साथ, इन तीनों विधियों को एक साथ पढ़ेंगे। हेलो, क्या लिखा है मैंने कि नोट लगा के प्रश्नावली 3.6 में, प्रश्नावली 3.6 में इन तीनों विधियों को एक साथ पढ़ेंगे। इन तीनों विधियों को एक साथ अपन पढ़ेंगे प्रश्नावली 3.6 में। तो ये अपना पूरा प्रोसेस है। चैप्टर 3 का पूरा बायोडाटा जो है ये है, मतलब अपन कौन से प्रश्नावली में क्या क्या पढ़ेंगे पूरा फिक्स हो गया। इससे आपको बड़ा ही बेनिफिट होने वाला है, मतलब आपको तुरंत पता लग गया अपने को क्या क्या कार्य, कितना क्या कार्य करना है। तो अपने को मेन बात ये, एक तो ग्राफ सीखना है, ठीक है। दूसरी बात ये अपने को प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और वज्र गुणन विधि, 3 ये विधियां सीखनी है। तो मतलब अपने को पूरे चैप्टर में 4 प्रकार के 4 टाइप के सवाल अपने को सीखने हैं। 4 प्रकार के सवाल अपने को सीखना है। पहला ग्राफ बनाना, दूसरा प्रतिस्थापन विधि, तीसरा विलोपन, चौथा वज्र गुणन विधि। इस तरीके से अपने को पूरे 4 प्रकार के अपने को सवाल सीखने हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखिए मैं वापस थोड़ा सा क्लियर करा देता हूं, ध्यान दीजिए। यदि प्रश्न में इन तीनों नाम में से कोई सा भी नाम आ जाए, और प्रश्नावली कौन सी में आएगा, 3.1 और 3.2 में से दोनों प्रश्नावलियों में आपके ग्राफ ही है।
और इन किसी भी प्रश्न में इन तीनों नाम में से कोई सा भी नाम आ जाए तो समझ लेना ग्राफ अपने को बनाना है, ठीक है। और यदि प्रतिस्थापन विधि आ जाए तो प्रतिस्थापन विधि से करना है, विलोपन विधि आ जाए तो विलोपन से करना है, वज्रगुणन विधि आ जाए तो वज्रगुणन से करना है। लेकिन ध्यान रहे, ऐसे मत सोच लेना कि ये तीनों विधियां आए तो सेम है, ये सेम नहीं है, ये सेम है। ये तीनों विधियों में से किसी का नाम आ जाए तो ग्राफ बनाना है, और ये तीनों विधियों में से किसी का नाम आ जाए तो प्रत्येक विधि में अपने को अलग अलग करना है। प्रतिस्थापन विधि 3.3 में पढ़ेंगे, 3.4 में पढ़ेंगे, 3.5 में पढ़ेंगे। और एक बात बताइए, ऐसे मत समझना भाई 3.3 में तो अपन प्रतिस्थापन पढ़ेंगे, लेकिन 3.4 में अपन विलोपन के साथ साथ प्रतिस्थापन भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि 3.3 में अपन प्रतिस्थापन पढ़ लिए है तो 3.4 में अपन विलोपन ही नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि प्रतिस्थापन अपन ऊपर पढ़ लिए थे। तो 3.4 के में कुछ सवाल प्रतिस्थापन के भी आ सकते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। तो यहां तक के नोट्स आप अपनी नोटबुक में अंकित कर लीजिए। मैंने सबसे पहले आपको वो परिभाषा लिखाई, उसके बाद में आपको प्रश्नावली में किस तरीके से समीकरण आएंगे वो बताया, और पहले नंबर पे मैंने आपको प्रश्नावली का जो बेसिक है, परिभाषा है, व्यापक रूप वो बताया। और दूसरे नंबर पे मैंने हटाया था इससे थोड़ी देर पहले, उसमें क्या बताया था मैंने कि प्रश्न में किस तरीके से समीकरण आएंगे वो बताया था। तीसरे नंबर पे मैंने ये विद्या बताई है, चैप्टर 3 का पूरा प्रोसेस बताया है ये। अब इसके बाद में आगे जो मैं आप बताने जा रहा हूं इनके बाद में, तो उनमें क्या होगा कि प्रश्नावली 3.1 और 3.2 में अपन ग्राफ बनाने के लिए अपने को कुछ जानकारी अपने को चाहिए, मतलब समझ ऐसे बोल सकते हैं कि भाई कुछ बेसिक ग्राफ के बारे में वो जो जानकारी है वो अपने को चाहिए। तो वो जानकारी एक सारणी के माध्यम से मैं आपको समझाऊंगा। तो यहां तक के आप अंकित कर लीजिए, आगे अपन चलते हैं उस सारणी में जो अपने को 3.1 और 3.2 प्रश्नावलियों में ग्राफ बनाने में काम में आएगी, वो सारणी आपको क्लियर कराता हूं मैं। तो चलते हैं उस सारणी में, अपने चलते हैं। स्टूडेंट्स, ये आपके सामने ये वो सारणी है, मैंने उस सारणी का जो प्रारूप है वो तैयार कर लिया है आपके सामने। इसको मैं अच्छी तरीके से क्लियर कराने वाला हूं, तो आप ध्यानपूर्वक देखना स्टूडेंट्स। मैंने क्या लिखा है, ग्राफ बनाने के लिए आवश्यक कुछ महत्वपूर्ण सूत्र, मतलब ग्राफ बनाने में, ग्राफ अपन बनाएंगे प्रश्नावली 3.1 और 3.2 में जब अपन ग्राफ बनाएंगे उसमें काम में आने वाले आवश्यक कुछ महत्वपूर्ण सूत्र। ग्राफ बनाने के लिए आवश्यक कुछ महत्वपूर्ण सूत्र, मतलब ग्राफ बनाने में काम में आने वाले कुछ जो महत्वपूर्ण जो सूत्र है वो इस सारणी में है स्टूडेंट्स, वो मैं आपको क्लियर कराता हूं। ध्यान दीजिए, क्रम संख्या कितनी आएंगी स्टूडेंट्स, 1, 2 और 3, मतलब 3 प्रकार के जो रेखाओं की स्थिति है वो 3 प्रकार से होने वाली है, वो देख लीजिए, मैं आपको क्लियर कराता हूं। ध्यान दीजिए, 2 चर वाले रेखिक समीकरण, तो ध्यान दीजिए, वैसे तो संख्या के संबंधित 2 चर वाले रेखिक समीकरण तो बहुत होते हैं स्टूडेंट्स, तो मैं उन्हें 2 चर वाले रेखिक समीकरण के मानक रूप अपन में यहाँ लिख देता हूँ। 2 चर वाले रेखिक समीकरण के मानक रूप लिख देता हूँ, जिसमें अपने पास दो समीकरण दिया हुआ मिलेगा। कितने समीकरण दिए हुए मिलेंगे, 2 समीकरण दिए हुए मिलेंगे, उनके मानक रूप में लिख देता हूं। जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने 2 समीकरणों के मानक रूप बताए थे, वो इसमें लिख देता हूं मैं। देखिए, 2 समीकरणों के मानक रूप a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। क्या लिखा है मैंने, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, ठीक है। नीचे दूसरा समीकरण लिख देता हूं, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ये आपका दूसरा समीकरण है। मतलब इस तरीके से आपके 2 चर वाले रेखिक समीकरण के 2 समीकरण दिए हुए मिलेंगे। प्रश्न में कितने समीकरण मिलेंगे, 2 समीकरण। वो दोनों समीकरण इस रूप के होंगे, बस फर्क ये होगा यहाँ a1 b1 और c1 की जगह संख्याएं चलेंगी और a2 b2 c2 की जगह भी संख्याएं चलेंगी। ये पहला समीकरण होगा, ये दूसरा समीकरण होगा। प्रश्न में कितने समीकरण देंगे, एक साथ 2-2 समीकरण दिए हुए मिलेंगे। प्रश्न में कितने से कितने समीकरण दिए हुए मिलेंगे, 2-2 समीकरण दिए हुए मिलेंगे, ठीक है। पहला जो समीकरण होगा उसमें a1 b1 c1 का मान होगा और दूसरे समीकरण a2 b2 c2 के मान। ये समझ लेना स्टूडेंट्स, यही है, बस सिर्फ यहाँ a1 b1 c1 की जगह संख्या लगाना है और a2 b2 c2 की जगह भी संख्या लगाना है। बाकी ऐसा का ऐसा ही दिए हुए मिलेंगे। कितने समीकरण मिलेंगे, 2 मिलेंगे। आगे चलते हैं, सूत्र लिखते हैं अपन। देखिए, अब मैं आपको बताता हूं स्टूडेंट्स, जो सूत्र है वो देखती है। सूत्र लिखते हैं a1 बटा a2 बराबर नहीं b1 बटा b2, ये सूत्र है एक। और स्टूडेंट्स, यदि
अपने पास ये सूत्र आ रहा है a1 बटा a2 बराबर नहीं b1 बटा b2, मतलब ये दोनों आपके आपस में बराबर नहीं आते स्टूडेंट से। तो अपने पास रेखाओं की स्थिति मतलब रेखाओं कितनी, दो, बहुवचन आ रहा है, दो रेखा होंगी। रेखाओं की स्थिति मतलब दोनों रेखाओं की स्थिति की दोनों रेखाएं कैसे होने वाली है, तो यहां पर दोनों रेखाएं कैसे होंगी, प्रतिच्छेदी दोनों रेखाएं कैसे होंगी, प्रतिच्छेद करेंगी, या दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी, दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी। तो मैंने लिख दिया प्रतिच्छेदी, समझ लेना कि दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी। हलों की प्रकृति, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है स्टूडेंट हल कितने होंगे, तो हल होगा अद्वितीय। अद्वितीय का मतलब होता है स्टूडेंट जिसके समान कोई दूसरा न हो, और दिए गए दोनों समीकरण युग्म का जो हल है वो संगत हल होगा। संगत हल इसलिए होगा क्योंकि एक बिंदु ऐसा होगा जब दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद, जिस पर दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको समझाया था कि दो समीकरण देगा तो उसमें x और y का मान एक बिंदु मतलब 3-2 के लिए समझाया था मैंने कि एक बिंदु 3-2 ऐसा होगा जो समीकरण 1 को भी संतुष्ट करेगा, समीकरण 2 को भी संतुष्ट करेगा। ठीक है, दूसरा समीकरण लिखता हूं, ध्यान दीजिए, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। तो स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, यदि ये तीनों बराबर हो, क्या हो, ये तीनों यदि बराबर हो c1 बटा c2, यदि ये तीनों आपस में बराबर हो तो दोनों रेखाएं कैसे होंगी, समपाती होंगी। कैसे होंगी ये दोनों रेखाएं, समपाती होंगी। समपाती का मतलब एक ही रेखा के ऊपर दूसरी रेखा, पता ही नहीं चले एक है या दो है, लेकिन वो कितनी होंगी, वास्तव में दो रेखाएं होंगी। ठीक है, और हल कैसा होगा, अनेक हल, अपरिमित रूप से, अपरिमित रूप से, अपरिमित रूप से अनेक हल। तो हल कैसा होगा, मतलब हल कितने होंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। कितने होंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। और संगत और असंगत की बात करूं तो कैसा होगा, ये भी संगत ही होगा। कैसा होगा स्टूडेंट्स, दिए गए दोनों समीकरण युग्म का हल कैसा होगा, संगत हल होगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे बिंदु ऐसे होंगे जो समीकरण 1 के भी होंगे और समीकरण 2 के भी होंगे। ठीक है, अब देखिए इस तरफ आइए, तीसरे में आइए, जब अपने पास a1 बटा a2 बराबर हो b1 बटा b2 और बराबर नहीं हो c1 बटा c2, क्या नहीं होगा, c1 बटा c2 क्या नहीं होगा, बराबर नहीं होगा। ऐसी कंडीशन अपने पास हो स्टूडेंट्स, तो ध्यान दीजिए दोनों रेखाएं कैसे होंगी, समांतर होंगी। दोनों रेखाएं कैसे होंगी, समांतर होंगी, और कोई हल नहीं होगा उनका, कोई हल नहीं, मतलब कोई भी ऐसा बिंदु नहीं होगा जो समीकरण 1 को भी संतुष्ट करे और समीकरण 2 को भी संतुष्ट करे। कोई हल नहीं, कोई, यहां पर लिखा है मैंने, कोई हल नहीं, मतलब कोई हल नहीं होगा। और दिए गए समीकरण युग्म का कैसा हल होगा, असंगत हल होगा। दिए गए समीकरण युग्म का असंगत हल होगा। ये लो आपके सामने मैंने क्लियर कर दिया है पूरी, इसके बारे में मैं आपको पूरा डिटेल से आपको क्लियर कराता हूं, ध्यान पूर्वक सुनिए स्टूडेंट्स। देखिए, देखो सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूं कि ये तीन स्थितियां क्यों बनी। जब भी अपने पास दो रेखाएं हो स्टूडेंट्स, तो दो रेखाएं कितनी कंडीशन में हो सकती है ये बताइए मेरे को। दो रेखाएं, हो सकता है वो दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करे, हो सकता है वो दोनों रेखाएं एक दूसरे के ऊपर नीचे आ जाए, हो सकता है वो दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर हो। तो ये जो स्थिति है वो प्रतिच्छेदी की है, ये स्थिति है संपाती की है, और ये स्थिति है समांतर की है। तो ये जो स्थिति, इस कंडीशन में ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, इस कंडीशन में एक भी ऐसा बिंदु नहीं है जो दोनों रेखाओं पर है, मतलब दोनों रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु इसमें नहीं आता है। आता है कोई, देख लीजिए, ऐसा कोई बिंदु बता दीजिए मेरे को जो समीकरण, जो एक पहली वाली रेखा पर भी हो और दूसरी वाली रेखा पर भी हो, ऐसा कोई बिंदु नहीं आता है। और ये जो स्थिति है इसमें प्रत्येक दोनों रेखाओं के सेम बिंदु होते हैं, समान बिंदु होते हैं, मतलब बहुत सारे बिंदु ऐसे होते हैं जो
पहली वाली रेखा पर भी है और दूसरी रेखा पर भी है। और इसमें स्टूडेंट से एक बिंदु ऐसा होता है जो पहले वाली रेखा पर भी है और दूसरे वाली रेखा पर भी है। ये जो बिंदु है प्रतिच्छेदी बिंदु एक ऐसा बिंदु होता है, एकमात्र एक ऐसा बिंदु होता है ये जो दोनों समीकरणों की रेखा पर स्थित है, अर्थात जो उभयनिष्ठ बिंदु है जो दिए गए दोनों समीकरणों को क्या कहलाएंगे, हल कहलाएंगे। मतलब अपने पास दो समीकरण देंगे, उनमें से पहले समीकरण से पहली रेखा खींची और दूसरे समीकरण से दूसरी रेखा खींची है मैंने, ठीक है। और ये जो है इसमें बहुत सारे बिंदु होंगे, इसमें कोई भी नहीं है। तो इसमें एक बिंदु ऐसा आया जो उभयनिष्ठ बिंदु है, इसमें बहुत सारे आए मतलब अनंत बिंदु होंगे, बहुत सारे बिंदु होंगे, और इसमें कोई भी नहीं है। तो इसलिए इसके तीन कंडीशन बनी हुई है। अब देखिए समीकरण इस रूप, ये दिए गए दोनों समीकरणों के मानक रूप है। और ये देखो जब स्टार्टिंग ध्यान दीजिए स्टूडेंट से, एक के मैंने क्या बताया था, अभी थोड़ी देर पहले मैंने समझाया था, वहां पर आपको ये बताया था मैंने कि अक्ष के जो गुणांक है वो ए वाले होते हैं और वाई के जो गुणांक है वो बी वाले होते हैं। तो देखिए जब ए और a1 बटा a2 बराबर नहीं हो b1 बटा b2 के, मतलब स्टूडेंट से जब a वाले और b वाले आपस में बराबर नहीं हो, c वाला चाहे बराबर हो चाहे नहीं हो, अपने से उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन जब ये दोनों बराबर नहीं हो तो दोनों रेखाएं आपस में प्रतिच्छेदी ही होंगी। कैसी होंगी स्टूडेंट से, प्रतिच्छेदी ही होंगी। और प्रतिच्छेदी की ऐसे कंडीशन ऐसे बनेगी, ऐसे आप लिख लीजिए चाहे कि भाई प्रतिच्छेदी के इस तरीके से प्रतिच्छेद करेंगी, संपाती में ऐसा और लिख लीजिए और समांतर में ऐसा लिख लीजिए चाहिए। मतलब ये चित्र भी बना लीजिए चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब ये बना दोगे तो समझ में आ जाएगा आपके यहाँ पर। इसके बाद में देखो हलों की प्रकृति, इसका मतलब होता है स्टूडेंट्स कि अद्वितीय हल होगा, ऐसा हल जिसके समान कोई, अद्वितीय का मतलब क्या होता है, ऐसा जिसके समान कोई दूसरा न हो, जिसके समान कोई दूसरा नहीं हो वो अद्वितीय कहलाता है। तो एक बिंदु ऐसा होगा प्रतिच्छेदी में जो समीकरण एक को भी हल करेगा, समीकरण मतलब जो समीकरण एक को भी संतुष्ट करेगा और समीकरण दो को भी संतुष्ट करेगा। मतलब पहले वाली रेखा का बिंदु भी होगा, दूसरी वाली रेखा का बिंदु भी होगा, जो उन दोनों रेखाओं का प्रतिच्छेदी बिंदु होगा। वो बिंदु कौन सा बिंदु होगा, ये बिंदु होगा। इसलिए अद्वितीय हल है, एक बिंदु एक हल ऐसा होगा जो दोनों समीकरणों को संतुष्ट करेगा, इसलिए इसको बोलते हैं संगत हल बोलते हैं। इसमें एक हल होगा, ठीक है। इसके आगे देखिए, अब देखिए यदि तीनों ही बराबर है, ए वाले बी वाले सी वाले, जब तीनों ही बराबर है तो देखिए संपाती होगा और अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, संगत हल होंगे, इसके बहुत सारे मतलब अनंत हल होंगे। कितने हल होंगे स्टूडेंट्स, इसके अनंत हल होंगे, अनंत हल, ठीक है, अनंत हल होंगे इसके, ठीक है। अब देखो यदि शुरू वाले दोनों बराबर हो, आखिरी वाले बराबर नहीं हो, मतलब स्टूडेंट से यदि ए वाले बी वाले बराबर हो लेकिन सी वाला बराबर नहीं हो तो दोनों रेखाएं समांतर होंगी और उनका कोई भी हल नहीं है, मतलब कोई भी हल नहीं होगा। ऐसा कोई भी बिंदु होगा, कोई भी बिंदु नहीं होगा जो समीकरण एक की रेखा पर भी आएगा, समीकरण दो की रेखा पर भी आएगा। समीकरण एक के बिंदु अलग होंगे, समीकरण दो के बिंदु अलग होंगे, मतलब कोई भी बिंदु नहीं मिलेगा। मतलब इसलिए इसको बोलते हैं असंगत हल। इसमें कोई भी बिंदु नहीं मिलता है, कोई नहीं होता है इसमें, मतलब कोई नहीं, ठीक है स्टूडेंट्स, इसमें कोई भी नहीं होता है। कोई भी बिंदु ऐसा नहीं है जो समीकरण एक की रेखा भी हो, रेखा पे भी हो, समीकरण दो की रेखा पे, कोई नहीं, ठीक है। अब देखिए इसके साथ ही मैं आपको ये और बता देता हूं, आखिर में ध्यान दीजिए स्टूडेंट से कि यदि अपन ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ से पहले अपन रेखाओं की स्थिति की जांच करेंगे कि जांच में यदि आपके सामने ये दोनों बराबर नहीं आए तो समझ लेना दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी, ठीक है। और यदि तीनों बराबर आए तो समझ लेना दोनों रेखाएं कैसी होंगी, संपाती होंगी। एक ही रेखा के ऊपर दूसरी रेखा होगी, पता ही नहीं चलेगा एक रेखा या दो रेखा है, ठीक है। और यदि ये दोनों बराबर हो, आखिरी वाले बराबर नहीं हो, तब समझ लेना दोनों रेखाएं कैसी होंगी, समांतर होंगी। तो देखिए ऐसे बताइए, ये शुरू वाले दोनों बराबर इसमें थोड़ी ना है, नहीं है, न इसमें है, ठीक है। जब शुरू वाले दोनों बराबर नहीं हो तो प्रतिच्छेदी, सारे बराबर हो संपाती, और ये बराबर हो शुरू वाले, आखिरी वाले बराबर नहीं हो तो समांतर होंगी स्टूडेंट्स। तो ये मैंने आपका सारणी का जो बेसिक नॉलेज है वो मैंने आपको बताया। ये सारणी आपके बहुत ज्यादा काम में आने वाली है ग्राफ बनाने में स्टूडेंट्स। तो सारणी को भी आप अपनी नोटबुक में जरूर अंकित कर लीजिए। तो यहां तक के नोट से स्टूडेंट्स, यहां तक के नोट से चैप्टर
3 जिसमें प्रश्नावली 3.1 से लेकर 3.6 तक है, वहां उसके सारे के सारी सभी प्रश्नावली के नोट्स कंप्लीट हो चुके हैं। इनको आपको कहां करना है स्टूडेंट्स, पूरा प्रोसेस बताता हूं, ध्यानपूर्वक सुन लीजिए कहां कैसे करना है आपको, ठीक है, ध्यान से सुनिए। देखो प्रश्नावली आपका जो चैप्टर 3 है इसमें प्रश्नावली 3.1 से लेकर मतलब 3.1 से लेकर 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 और 3.6 यहां तक प्रश्नावली है पूरी, 3.1 से लेकर 3.6 तक है। अब इनका सुनिए अच्छी तरीके से कहां पर कैसे कार्य आपको करना है। देखिए 3.1 से लेकर 3.2 तक ये जो प्रश्नावली है, ये दोनों प्रश्नावलियां स्टूडेंट से आपको कहां करनी है, ग्राफ में करना है। कौन से में, किस में करना है स्टूडेंट से, ग्राफ में करना है, ठीक है। और 3.3 से लेकर 3.6 तक है, 3.3 से लेकर 3.6 तक है। ये प्रश्नावली आपको नोटबुक में करनी है, फिर कॉपी में करनी है, पहले रफ कॉपी में करना है, उसके बाद में फेयर कॉपी में करना है, लेकिन इसका जो कार्य है वो आपको फेयर कॉपी में करना है, ग्राफ में नहीं करना है। लेकिन 3.3 से पहले स्टूडेंट से ये जो मैंने नोट्स करवाए, ये नोट्स आपको फेयर कॉपी में लिखना है, प्रश्नावली 3.3 से पहले लिखना है स्टूडेंट से। कौन से प्रश्नावली, 3.3 की प्रश्नावली जो आप कॉपी में स्टार्ट करने वाले हो, इससे पहले आप ये जितने नोट्स मैंने करवाए हैं ये नोट्स आपको कॉपी में करना है, प्रश्नावली 3.3 के, ठीक है, पहले स्टार्ट करने हैं, ठीक है। और 3.1 और 3.2 आपको ग्राफ में करनी है, ये आपको मैंने क्लियर करवा ही दिया स्टूडेंट से। तो ये नोट्स आप अपनी नोटबुक में अंकित कर लीजिए। तो मैंने आपके चैप्टर 3 का पूरा जो बेसिक कॉन्सेप्ट था वो मैंने क्लियर करवाया है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में कमेंट जरूर से करिए, और साथ ही स्टूडेंट्स आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, और आपके दोस्त जिनको अभी तक वीडियो के बारे में मालूम नहीं है उन तक वीडियो जरूर शेयर कीजिए। और यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन की घंटी का बटन है उसको प्रेस कर लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स। अपन इसी के साथ अगले वाले वीडियो में जल्द ही मिलेंगे। ओके, जय हिंद।